हेलो बच्चों। कैसे आप लोग। एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर दिया मैंने। उसमें 9 चैप्टर लगा, खत्म कर दिया है। और जो भी छोटा मोटा जो छूटा हुआ है वो हम लोग एमसीक्यू के जरिए कर लेंगे, जो वहां पर नहीं बताए हैं एंशियंट हिस्ट्री में। तो इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री का आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे कि गुलाम वंश कैसे भारत आई। ठीक। बट गुलाम वंश शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज हम लोग बस इंट्रो देखेंगे कि ये शुरू कैसे हुई। ठीक। और यहाँ विदेशी आना शुरू कैसे हुए। तो मान लीजिए कि ये भारत है। ठीक। और यहाँ पे जिसे आज हम लोग कहते हैं श्रीलंका, श्रीलंका को उस वक्त बोला जाता था सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप। अब सिंघल द्वीप के जो राजा थे उसका दोस्ती था यहाँ पर जो इराकी गवर्नर था। इराकी गवर्नर, उसका नाम क्या था? हज्जाज। हज्जाज उसका नाम था, इराकी गवर्नर का। ठीक। तो आ, सिंगल द्वीप के जो राजा थे वो इसको एक बार गिफ्ट भेज रहे थे। ठीक। गिफ्ट भेज रहे थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो सिंध का एरिया है, यहाँ पे जो सिंध का एरिया है, यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल। देवल जो कि बंदरगाह था। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो गिफ्ट जा रहा था इसको लूट लिया जाता है। अरब सागर के तरफ से जा रहा था तो इसको लूट लिया जाता है। ठीक। देवल बंदरगाह में इस गिफ्ट को लूट लिया जाता है। इस गिफ्ट में क्या था? बहुत कुछ था, सोना चांदी, लड़कियां, स्लेव्स, इस टाइप के बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जा रहे थे इराकी गवर्नर को। अब हुआ क्या कि सिंध में उस समय जो राजा थे, उस समय जो राजा थे सिंध में, उसका नाम था दाहिर। दाहिर यहाँ का जो राजा था। ठीक। जब ये लूट लिया गया तो इराकी गवर्नर दाहिर से कहा कि मेरे जो गिफ्ट्स थे वो मुझे लौटा दो। तो दाहिर कहा कि मैंने तो लिए ही नहीं है, ये तो लुटेरे ने लूटा है, मैंने इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। इराकी गवर्नर जब प्रेशर डाला दाहिर पे तो दाहिर पलट गया, बोला कि नहीं देंगे, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। अब हुआ क्या कि इसी वक्त हज्जाज, हज्जाज का जो भतीजा, दामाद भी वही था, उसको भेजा भारत। उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा भारत और कहा कि दाहिर, मतलब कि जो चीज हुआ दाहिर के बारे में सब चीज बताया। तो एक युद्ध होता है, ये युद्ध किस टाइम पे होता है? तो 512-11 आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं 512 लेकर चलता हूँ। 512 ईस्वी के समय मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर का युद्ध हुआ। ठीक। और इसमें क्या हुआ कि दाहिर हार गया और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया इस युद्ध को। जब मोहम्मद बिन कासिम जीत गया तो वो क्या किया कि सारे चीज इराकी गवर्नर के पास भेज दिया गया और
राजा बनते ही इसने क्या किया, तो यहाँ पे सिंध में जो गैर मुसलमान लोग थे उन पे जजिया कर लगा दिया, जजिया कर। ठीक, पहला चीज। उसके बाद जो आस पड़ोस में जो छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे जगह थे, कमजोर कमजोर, उन सब में अटैक करके वो सबको भी वो मिला लिया। तो वो सब कौन कौन जगह थे, कुछ कुछ निरून हुआ, फिर आपका सहबन हुआ, सहबन हुआ, फिर रावर, फिर अरोर, इन सब छोटे छोटे जगहों को भी ये लूटा। ठीक, पहले हराता फिर लूटता था। तो ये हुआ 712, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 512 नहीं, 712 होगा, 712 ईस्वी के समय। ठीक, अब 712 के बाद 712 ईस्वी के बाद में लगभग लगभग 300 साल तक भारत में शांति रहा, कोई अटैक वटैक कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब लेकिन बाहर कुछ कुछ हो रहा था। तो बाहर क्या क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था एक राजा था जिसका नाम था मतलब कि दास था, एक राजा का दास था जिसका नाम था अल्पतगिन। अल्पतगिन, ठीक, ये एक दास था, मतलब स्लेव था एक राजा का। इसने क्या किया कि ये जिस राजा के पास दास था, उसी राजा की लड़की से शादी कर लिया, राजा की लड़की से शादी कर लिया। इससे क्या हुआ कि ये आगे चल के अल्पतगिन राजा बन गया। तो वो जिस जगह का राजा था उस जगह का क्या नाम था, तो गजनी, ये गजनी का राजा बन गया। ठीक, उसके बाद अल्पतगिन का एक गुलाम था, उसका क्या नाम था, तो सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन। ठीक, तो सुबुक्तगिन भी क्या किया, अल्पतगिन की जो लड़की थी उससे शादी कर लिया और अल्पतगिन का दामाद बन गया ये भी। अब क्या हुआ कि सुबुक्तगिन का दो लड़का था, एक का नाम था इस्माइल और दूसरा का नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी एक्चुअल में हमें मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ना है, लेकिन डायरेक्ट मोहम्मद गजनवी को शुरू करने से अच्छा था कि एक बेस तैयार कर दिया जाए, इस कारण से ये स्टोरी बताया गया आपको। ठीक, मोहम्मद गजनवी जो कि सुबुक्तगिन के बाद ये शासक बना। ठीक, अब आता है बात जब मतलब कि ये तो बाहर का कहानी था, ये तो बेस बनाए हम। 712 यहां पर हम लोग क्या देखें कि 712 के बाद लगभग लगभग 300 साल तक शांत था, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बाहर का आक्रमण नहीं। ठीक, इसका मतलब कि अगर 712 में आप लमसम 300 जोड़ते हैं तो लगभग लगभग मतलब कि जो मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण किया था वो किया था 1001 में। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि लगभग लगभग 300 साल तक। ठीक, तो अब आते हैं मोहम्मद गजनवी पे।
मोहम्मद गजनवी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गजनवी जो था, ये लगभग मतलब कि 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। और इसका आदत क्या था कि ये जब भी आता था, ये मंदिरों को तोड़ता था। मंदिर में जो मूर्ति रहते थे, वो मूर्तियों को भी तोड़ देता था और लूट के ले जाता था। ये था मोहम्मद गजनवी। तो क्योंकि ये मूर्ति तोड़ता था, मंदिर तोड़ता था, इस कारण से जो उधर साइड के इराकी लोग मूर्तियों को बुत बोलते हैं। इस कारण से इसे मूर्ति तोड़ने वाला बोला गया, यानी कि बुत सिकन या फिर मूर्ति भंजक, ये दो नाम दिए गए। इसको कहा गया बुत सिकन और मूर्ति भंजक, क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ देता था जब भी आता था। फिर बात है 1001 ईस्वी की। 712 के बाद 1001 ईस्वी में फिर अटैक होता है भारत में। ठीक, ये कहां पर होता है? तो वहिंद का आक्रमण, वहिंद में आक्रमण होता है। और यहां पर राजा कौन था उस समय? तो जयमल था। फिर 1001 के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट है 1025 ईस्वी में होता है। और इसमें 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ मंदिर को लूटता है। सोमनाथ मंदिर की लूट। ठीक, और इसमें जो यहां पर जो राजा था वो था भीम प्रथम। फिर होता है 1026-27 में। इस समय जाटों के विरुद्ध होता है लड़ाई, जाटों के विरुद्ध। मेनली आप लोग को ये 3 मोहम्मद गजनवी का अटैक याद रखना है। ठीक, अच्छा, मोहम्मद गजनवी जब आता था तो इसके साथ, जब मोहम्मद गजनवी आता था तो इसके साथ में कुछ कुछ विदेशी भी भारत आए। जैसे कि कौन कौन? तो एक था अलबरूनी, ठीक। एक आया उतबी अलबरूनी। फिर एक आया फिरदौसी। फिर एक का नाम था ये वैहाकी। एक का नाम था। ठीक, और ये लोग फेमस क्यों है? क्योंकि अलबरूनी पहला मुस्लिम था जो पुराणों का, पहला मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन किया था। पहला मुसलमान जो पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक, और कुछ कुछ किताबों के भी बारे में पूछा जाता है जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है।
तो अल-बरूनी का मोस्ट फेमस दो बुक है, कौन कौन से? तो एक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, और दूसरा है इसका तारिख उल हिंद, तारिख उल हिंद, किताब उल हिंद और तारिख उल हिंद। फिर उत्बी, उत्बी भी एक फेमस किताब लिखा था जिसका नाम था किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, ठीक। फिर फिरदौसी, फिरदौसी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि इसने शाहनामा लिखा था, शाहनामा, ठीक। वैहाकी, वैहाकी कौन सा किताब लिखा था? तो तारीख ए बैहाकी, तारीख ए बैहाकी, ठीक। उसके बाद जब 127 के बाद में फिर अगला अटैक जो होता है वो होता है 1175, मतलब कि 1175-78 के पास, ठीक। तो मतलब कि 150 साल तक फिर से शांत रहा, फिर से कोई अटैक नहीं हुआ 150 साल तक, ठीक। उसके बाद मोहम्मद गजनवी का जो परपोता था वो 150 सालों के बाद फिर भारत में आया अटैक करने। कौन? तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का परपोता था, ठीक। तो ये आता है 1100 मतलब 1178 ईस्वी में, ठीक। और इसका जो 1178 में जो युद्ध होता है वो पाटन का युद्ध होता है, पाटन का युद्ध इसको कहते हैं। और ये हुआ किसके किसके बीच? तो गौरी वर्सेस भीम द्वितीय के बीच हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें गौरी हार गया था और भीम द्वितीय जीत गया था, ठीक। इसके बाद का कहानी जानिए। इसके बाद क्या हुआ कि आप जानते होंगे कि दिल्ली में उस वक्त पृथ्वीराज चौहान राज कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान का शासन था, ठीक। अब हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने तो पृथ्वीराज चौहान और एक जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, इन दोनों में प्रेम संबंध था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक सीख आपको मिलेगी एज ए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट टाइम पे आप लोग सब मतलब कि पढ़ाई छोड़ के अपने कैरियर को छोड़ के और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने लग जाते हैं, रील्स देखने में समय बिता देते हैं और इंस्टाग्राम चलाने में समय बर्बाद कर देते हैं। पर यहाँ पर देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान राजा बना और संयोगिता तो संयोगिता बोली कि अब तो आप राजा बन गए हैं, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का रिप्लाई क्या था उस वक्त पता है? पृथ्वीराज चौहान ने रिप्लाई ये दिया कि नहीं, अभी मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो पहले मुझे अपने जनता को स्टेबल करना है, मैं यहाँ इनके लिए आया हूँ, इनके लिए राजा बना हूँ, तो पहले जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे करने दो, फिर मैं जब स्टेबल हो जाऊंगा
तो खुद ही मैं जब सक्षम सामर्थ्य बन जाऊंगा तो फिर शादी कर ली जाएगी। दूसरी बात ये भी आती है कि पृथ्वीराज चौहान ने ये भी कहा कि संयोगिता से कि प्रेम तो सिर्फ मैंने नहीं किया है, प्रेम तो आपने भी किया है ना, तो आपको भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना चाहिए इसमें विवाह के लिए, सिर्फ मेरे तरफ से क्यों एफर्ट लगाया जाए। और दूसरी बात कि अभी मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी मेरे जनताओं को मेरी जरूरत है, तो मैं ये चीज पहले करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे विवाह करूंगा। ठीक। और पृथ्वीराज चौहान ने वैसा किया भी। पृथ्वीराज चौहान जब अगल बगल जो भी परेशान कर रहे थे सबसे लड़ाई करने के बाद, सबको युद्ध में हराने के बाद, फिर वो संयोगिता को उठा के ले गए, अपनी पत्नी बना लिए संयोगिता को। तो बात तो यही है ना कि पहले समर्थ बने, उसके बाद वो चीज करें। सो नहीं कि अभी तैयारी चल रहा है एग्जाम का और बस इंस्टाग्राम रील्स बस स्क्रॉल ही चल रहा है, और नहीं तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही सब चल रहा है। तो यहाँ से सीखना चाहिए ये चीज। तो दिल्ली में इस वक्त किसका शासन था? तो पृथ्वीराज चौहान का। और इनको ये शासन मिला था अपने नाना के तरफ से। ठीक। पृथ्वीराज चौहान का। और इनका प्रेम संबंध किसके साथ था? तो जयचंद, जयचंद की पुत्री के साथ। जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ। ठीक। जब ये सब स्टेबल कर दिए तो इनको अपनी पत्नी बना लिया। ठीक। और उतने समय तक संयोगिता भी रुकी रही, जबकि इसके पिता संयोगिता के लिए जयचंद रिश्ते ला रहे थे, इनकी शादी की बात सब चल रही थी, लेकिन संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान के लिए नहीं की शादी किसी और से। फिर क्या होता है? फिर होता है कि जब जयचंद जब देखा कि संयोगिता के साथ जबरदस्ती पृथ्वीराज चौहान, मतलब जबरदस्ती नहीं, मतलब कि जयचंद के खिलाफ जाके संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली, तो जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ ये किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी की लड़ाई करवाई जयचंद के द्वारा। तो पहला जो हुआ जो पृथ्वीराज चौहान और यही कारण था, ये प्रेम ही था जिसके कारण से बाहर के लोग मतलब भारत में शासन किए। अगर ये चीज नहीं होता तो फिर बाहर के लोग भारत पे शासन नहीं कर पाते। तो पहली जो लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, इसको क्या कहा जाता है? तो 1191 मतलब 1191 ईस्वी, ये है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जीत गए और गौरी हार गया। ठीक।
फिर गौरी लौट के चला गया। यहाँ पर क्या हुआ कि इस जगह पे पृथ्वीराज चौहान को गौरी को मार देना चाहिए था, तो बात इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्योंकि वसूलों का पक्का होने के कारण गौरी को छोड़ देता है कि जा, माफ कर दिया तुझे। फिर क्या हुआ कि जयचंद देखा कि पृथ्वीराज चौहान, ये लोग तो ठाकुर बाबा लोग थे, इनका सेना भी बहुत मजबूत था। तो जयचंद क्या किया कि सैन्य मदद दे दिया, दूसरा बार फिर से बुलाया मोहम्मद गौरी को। और इस बार जब बुलाया तो इस बार जयचंद अपनी सैन्य मदद दिया, अपनी सेना को भेजा कि जाओ गौरी के तरफ से लड़ना है। और ये लोग दोनों मिलके पहले से प्लानिंग बनाए थे कि मैं सैन्य मदद दे दूंगा, मेरे सैनिक मार के जब उसके सैनिकों को, मतलब आधे से ज्यादा सैनिकों को जब मार देंगे, वो लोग थके हुए रहेंगे, तब मोहम्मद गौरी आएगा और अपने सैनिकों के साथ में उसको हरा देगा उस वक्त पे। और यही चीज हुआ, ये हुआ गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि सेम जिस तरह से प्लानिंग बनाया गया था इन लोगों के बीच में, उसी तरह से लड़ाई हुई और इसमें गौरी सक्सेस हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और इस युद्ध को कहा गया, ये हुआ था 1192 ईस्वी में, ये हुआ था। ठीक। और इसको कहा गया तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक। तो जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो इसको गौरी, मोहम्मद गौरी इसको पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिए, कैद करके इनके आंख फुड़वा दिए। और कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। ठीक। कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान की इसी समय में, मतलब कि 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। ठीक। अब बात ये है कि जब ये लोग जीत गया तो अब तो वो देख लिया मोहम्मद गौरी। अब तो इसके बाद में 1194 में एक और युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है। इस युद्ध में किसके किसके बीच होता है, तो गौरी वर्सेस जयचंद के बीच। और इसमें गौरी जीतता है, जयचंद हार जाता है। क्यों? क्योंकि जयचंद की तो आधी से ज्यादा सेना तो उधर ही लड़ाई में मर गई थी, तो गौरी के पास ज्यादा ताकत थी यहाँ पर, इस कारण वो जयचंद को हरा दिया। ठीक। और पृथ्वीराज चौहान को जब हरा सकता है तो फिर जयचंद को तो हरा ही सकता है। तो इस तरह से गौरी जीत गया यहाँ पे। और ये जो युद्ध थी, ये युद्ध बता दिया कि अब भारत पे किसका राज होगा, कौन शासक बनेगा। मतलब कि कौन शासक बनेगा नहीं, कौन शासक नहीं बनेगा, यही युद्ध बताया। मतलब कि अब से भारत में भारत का शासक नहीं बनेगा, ये युद्ध यही बताया था। फिर गौरी, गौरी का 3
गुलाम था, मतलब कि फेमस फेमस 3 गुलाम था। एक था याल्दुज, याल्दुज, दूसरा था कुबाचा, और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 फेमस फेमस राजा थे। ठीक। अच्छा, गौरी, गौरी की मृत्यु जब आ, तो जैसे ही मतलब कि गौरी जैसे जैसे जीतते जाता था ना, वो रुकता नहीं था। वो क्या करता था कि अपने जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको भारत का ये जो दिल्ली वाला एरिया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। फिर ये जो सिंध मतलब कि दे दिया, मतलब कि ये लोग टैक्स भेजेंगे, यहाँ पर रह के यहाँ पर संभालेंगे कामकाज, और गौरी को, मोहम्मद गौरी को इराक में, मतलब वहां पे जहां पर ये रहता है मोहम्मद गौरी, गजनी में, वहां पे इसको टैक्स भेजा करेंगे। ठीक। तो दिल्ली के साइड में कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, ऐबक को छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के साइड में, और कुबाचा, कुबाचा को इस जगह पे छोड़ दिया जहां पर सिंध था, सिंध के साइड में। और आ, ये में गजनी में, गजनी में याल्दुज ये मोहम्मद गौरी के ही साथ था, याल्दुज में। ठीक। गजनी में ये था। अब क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है। जब 1206 में हो जाती है, तो ये तीनों जहां जहां थे वहां के राजा खुद को घोषित कर लेते हैं, वहां के शासक खुद को घोषित कर लेते हैं। फिर हुआ क्या कि उस टाइम पे जब मोहम्मद गौरी के जब मृत्यु हो गई, तो इन लोगों ने याल्दुज मतलब कि गजनी में टैक्स भेजना बंद कर दिए। तो याल्दुज गुस्सा के मैसेज भेजा कि तुम लोग कुबाचा को भी और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी, कि तुम लोग टैक्स क्यों नहीं भेज रहे हो। जब मोहम्मद गौरी थे तब तुम लोग टैक्स भेजते थे, पर अब तुम लोगों ने टैक्स भेजना बंद क्यों कर दिया है। तो कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे मालिक नहीं हो, तुम हमारे राजा नहीं हो कि हम तुम्हें टैक्स भेजें। तो याल्दुज को गुस्सा आ गया। याल्दुज को गुस्सा आया तो ये प्लानिंग बनाया कि दोनों को मारना है। तो याल्दुज डिसाइड क्या किया कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिंदू प्रांत था, यहाँ पर हिंदू लोग थे, और हिंदू लोग होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को ज्यादा यहाँ पर सहारा नहीं मिलता पब्लिक से, इस कारण से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया टेंशन में कि अब तो याल्दुज आएगा मारने के लिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का और कुबाचा का प्रेम संबंध है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि कुबाचा से बात करता है, पहले अपनी बहन से बात करता है कि कुबाचा से शादी करना है या नहीं। तो वो हाँ बोल देती है, तो दोनों का विवाह करा दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक एक साथ आ जाते हैं, साला जीजा, और दोनों मिलके फिर डिसाइड क्या करते हैं कि याल्दुज को दोनों मिलके खत्म कर देंगे। और यही करते हैं दोनों जीजा साला मिलके। फिर क्या होता है कि जब याल्दुज को जब खत्म कर दिया गया, तो
तो दोनों मिलके तो दोनों जीजा साला डिसाइड ये किया कि यहाँ पे इस जगह से कि इधर साइड कुबाचा शासन करेगा और इधर से इधर साइड मतलब भारत हिंद प्रांत के तरफ में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करेगा। और दोनों साला जीजा तो बात मान भी गए दोनों, और ऐसा ही हुआ। और यहीं से शुरू होता है स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका फाउंडर है? स्लेव डायनेस्टी का। दिल्ली सल्तनत यहीं से शुरू होता है डायनेस्टी। और यहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी कब से शुरू होता है? तो 1206 से शुरू होता है इसी तरह से। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन रहा इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग स्लेव डायनेस्टी से शुरू करेंगे।